हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और आज है थर्मोडायनामिक्स का अगला लेक्चर और आज हम बात करने वाले हैं अब प्रोसेसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स जो टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी बेसिक्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क डन वगैरह सब हमने समझ लिया है और इन्हीं सब चीजों को हम लोग आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो भी समझ लिया है। इन सब के ऊपर अब कौन से प्रोसेस लगेंगे थर्मोडायनामिक्स में वो हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 4 प्रोसेस लगेंगे। पहला प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऐसे और 3 है और 3 अलग अलग वीडियो बनेंगे अलग अलग प्रोसेस पर। हर एक प्रोसेस को हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे क्योंकि हर एक प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट रोल है और उस पे एक अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग वीडियो में समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर 1 से अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिक मतलब यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर ना बदले, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। और आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा ही होगा, है ना? या तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या तो अभी पढ़ोगे या फिर पढ़ लिया होगा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और आइडियल गैस की बात चल रही हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन P इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? इसको क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ ही बोलते थे ना केमिस्ट्री में। इसको बॉयल्स लॉ ही तो बोलते हैं। बॉयल्स का लॉ है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस आइडियल है, अगर आइडियल गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर गैस आइडियल है तो प्रेशर विल ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इसे हम क्या कहेंगे? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? इसे ऐसे यहां पर लिखता हूं। अगर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, V को मैं P के पास ले जाऊं तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। तो मैं ऐसा बोल दूं, यहां पर देखो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। अभी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि PV इज इक्वल टू K, where K is a यहां पर मैंने क्या किया? V को सिर्फ यहां शिफ्ट कर दिया, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। समझ गए? और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो कांस्टेंट आएगा। ये तो रूल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो कांस्टेंट आता है। ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2? कह सकता हूं। यस सर, 101% राइट है। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, आंसर राइट आएगा, है कि नहीं? ये रिलेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। समझ गए? यहां तक अगर आप समझ गए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस की और एक इक्वेशन होती है कि जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या आता है? PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन भी ध्यान रखना है, इसे हम आगे के डेरिवेशन में मैं इसे यूज करूंगा कि PV इज इक्वल टू nRT कहां पर यूज होगा, लेकिन ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, ये इक्वेशन जब जब आएगा तब तक प्रोसेस क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या है कि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है तो डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। डेल्टा T क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज ही नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज कैसे होगा टेम्परेचर? यानी कि डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। हमेशा कोई भी प्रोसेस में की मैं बात करूं, टोटल 4 प्रोसेस होंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस में हम हीट की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे और इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, और इन तीनों को निकाल के हम थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को की इक्वेशन वापस निकालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U, बराबर। ये आपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया है। ये इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे दिखेगी हम वो भी पढ़ेंगे। साथ में आइसोथर्मल प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, कृपया नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस, अगर कोई भी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हो रही है, हीट वहां यहां से वहां जा रही है, कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ हीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन पूरे प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट है। पूरा प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी वहां यहां से वहां जा रही है, हीट यहां से वहां जा रही है, वर्क डन कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, कोई तो एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट है, वो है टेम्परेचर। अगर पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा, टेम्परेचर जैसा था वैसा ही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन वहां का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो बात करते हैं इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में T क्या है? कांस्टेंट है। यस सर, आगे बताओ। अगर T कांस्टेंट है तो डेल्टा T भी 0 होगा, और डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? NCV डेल्टा T। अगर यहां पर डेल्टा T 0 है, ये तो पता है ना, ये तो हर प्रोसेस का सेम ही है। डेल्टा U का फॉर्मूला हर प्रोसेस के लिए सेम ही, ये जो NCV डेल्टा T है वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, किसी भी के लिए चेंज नहीं होगा। अगर डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T है, तो यहां पर अगर डेल्टा T को मैं 0 डाल दूं तो अपने आप डेल्टा U की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज 0। इंटरनल एनर्जी इज 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा T 0 है। अगर मैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखूंगा तो उसमें फॉर्मूले में क्या आता है? NCV डेल्टा T। अगर डेल्टा T 0 तो डेल्टा U भी 0, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी है ही नहीं, डेल्टा U 0 है, इंटरनल एनर्जी इज 0। अगर मैं यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी की मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी क्या कहता है कि जितनी भी हीट बॉडी के पास आएगी, जितनी भी हीट बॉडी के अंदर आएगी या फिर जितनी भी हीट सिस्टम के अंदर आएगी, वो या तो वर्क डन में कन्वर्ट होगी। इसे ये पूरा अभी तक सूखा नहीं हुआ है यार। हाँ, जितनी भी हीट सिस्टम के अंदर आएगी या तो वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी या तो वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। अभी आप खाना खाते हो, बराबर, आपने थोड़ा खाना, अभी बहुत लोग जिम वाले होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे बॉडी बनानी है,
तो वो लोग क्या करते हैं कि गिन गिन के खाना खाते हैं कि मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, मतलब एकदम सोच सोच के खाना खाते हैं और उतना ही खाना खाते हैं जितना उन्हें काम करना होता है। जो खाना फैट्स में कन्वर्ट ना हो उतना ही खाना खाते हैं, कैलोरीज में कन्वर्ट ना हो उतना ही खाना खाते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक इंसान है ना, ये क्या है? सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम। अब इसने खाना खाया, इसने क्या किया? फूड खाया। फूड अंदर गया, यानी कि सिस्टम के अंदर एनर्जी है। फूड क्या है? एनर्जी है। एनर्जी को समझो हम लोग हीट समझ लेते हैं। ये क्या है? फूड, यहाँ पे हीट है, यानी कि हीट अंदर गई। अभी हीट जब इसके अंदर गई, अब ये इंसान काम करेगा, यानी कि वर्कआउट करेगा, डंबल उठाएगा, एक्सरसाइज करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये जो फूड वाली जो एनर्जी है, जो प्रोटीन खाएगा, पनीर खाएगा, जो भी वो खाएगा, वो वर्कआउट करने में उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। अगर उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, बहुत ज्यादा खाना खा लिया है ना, बहुत ज्यादा, पहले स्टार्टर खाया, बाद में मेन कोर्स खाया, बाद में डेजर्ट खाया, बहुत कुछ खा लिया, तो इसके पेट के अंदर तो बहुत सारा खाना है। अभी ये जो बहुत सारा खाना है, या तो ये पूरा वर्कआउट करने में लगा देगा, यानी कि एक्सरसाइज करने में लगाएगा, यानी कि क्या, ये वर्क डन। और थोड़ा जो खाना है वो फैट्स में बदल जाएगा, है ना, वो क्या बदल जाएगा? फैट्स में बदल जाएगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इंटरनल एनर्जी। आपने बहुत सारा खाना खाया, अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप जितना खाना खाओगे वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होके आप उतना ही काम करोगे। आप खाना खा के सो जाओगे, तो थोड़ी आलस आएगी तो थोड़ी सी जो फूड वाली एनर्जी है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, आप जाड़े हो जाओगे। इससे तो जो जिम वाले होते हैं वो क्या करते हैं? गिन चुन के खाना खाते हैं कि इतनी एनर्जी की जरूरत है तो इतना ही खाना खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, है ना। गिन गिन के डाइट करते हैं वो। डाइट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो फैट्स वाला पार्ट है वो चला जाए, जितना भी फूड आएगा वो वर्क डन में यूज हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी सेम होता है कि सिस्टम के अंदर जितनी हीट आएगी, यहां पर Q क्या है? हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। Q क्या है? हीट गेन्ड बाय द सिस्टम विल बी यूज्ड टू वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि जितनी भी हीट अंदर आएगी, सिस्टम वो पूरी हीट को वर्क करने में खर्च कर देगी, जरा सी भी हीट स्टोर करके नहीं रखेगी। इंटरनल एनर्जी क्या है कि कभी भी हीट आए तो मैं थोड़ी सी एनर्जी स्टोर करके रखूं, है ना, वही तो मेरी इंटरनल एनर्जी होगी। मेरी इंटरनल एनर्जी क्या है? मेरी अंदर की ताकत, यानी कि मैं बहुत खाऊंगा तो अंदर मेरे थोड़ी सी ताकत हो जाए। मेरी इम्यून सिस्टम क्या है? मेरी इंटरनल एनर्जी। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती है? मेरी हर एक इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो अभी सिस्टम की भी है, कोई भी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सराउंडिंग की बात करूं, अगर कोई भी हीट आएगी, या तो हीट से वो वर्क डन करेगा और थोड़ी सी हीट संभाल के रखेगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? थोड़ी सी भी हीट वो संभाल के नहीं रखता, जितनी भी हीट आई उसमें वर्क डन कर दिया, जितनी भी हीट आई वर्क डन कर दिया, जितनी भी हीट आई वर्क डन कर दिया। थोड़ी सी भी हीट को बचा के नहीं रखा, थोड़ा सा भी इसमें बचत नहीं होता, यानी कि यहां पे डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां पर डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। इसे मैं रफ कर देता हूं। यहां पर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू W, है ना। अगर Q इज इक्वल टू W, इसका मतलब क्या है? हीट gained by system is equal to work done by system। समझ गया? समझ में आया? इतनी छोटी सी चीज जो है वो समझ में आई। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट आएगी वो सारी की सारी हीट वर्क डन में खर्च हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट आएगी सारी की सारी हीट वर्क डन में खर्च हो जाएगी। थोड़ी सी भी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी यहां पर क्या है? 0 है, यानी कि Q इज इक्वल टू W, हीट इज इक्वल टू वर्क, यानी कि हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ गए? हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, जब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तब।
समझ में आया आपको? अब इंटरनल एनर्जी कभी भी कोई गैस की जीरो हो नहीं सकती आइडियली। अगर मैं ऐसे नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं, यहां पर जो भी बात हो रही है वो आइडियल वालों की बात हो रही है ना। बहुत रेयर केस, मतलब ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, आपको हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू को जीरो ही डालना है। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो कभी भी डेल्टा यू हमें जीरो नहीं मिलती, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती ही है। लेकिन हम लोग अभी अगर मैं सम न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू को जीरो ही डालेंगे। लेकिन ये जो मैंने बात किया वो आइडियल प्रोसेस है, बहुत कम दिखाई देता है। और मैं अगर बात करूं, कोई भी अगर सिस्टम के अंदर एनर्जी आएगी तो हर एक सिस्टम थोड़ी सी लालची तो होती है। अब बहुत सारी हीट आई या थोड़ी सी भी हीट आई तो हीट आने के बाद थोड़ी सी तो एनर्जी सिस्टम अपने अंदर जमा करके रखती है। लेकिन अगर आइडियल केस में, रेयर केस में ऐसा होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सारी की सारी हीट एनर्जी आई और वर्क डन में यूज हो गई, और जब सारी की सारी हीट एनर्जी आई वर्क डन में यूज हो गई, हम उसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये कैसे अचीव करना है, ये कैसे हो सकता है वो मैं बताता हूं आपको। नोट कर लो, मैं रफ करके आगे ये कैसे होगा मैं बताता हूं। चलो अब बात करते हैं आइसोथर्मल स्टेट के बारे में कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो हो कैसे सकती है। अभी आपने बताया कि इंटरनल एनर्जी जीरो होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयर केस में हमें देखने मिलेगा कि इंटरनल एनर्जी जीरो है रियल लाइफ में। हाँ, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू को जीरो ही डालेंगे। ये दिमाग में बैठा के रखो, दिमाग में बैठा के रखो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग डेल्टा यू को जीरो ही डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी आपको फील देने की बात कर रहा हूं कि आइसोथर्मल स्टेट कैसे अचीव किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक यहां पर कंटेनर है ना, एक यहां पर कंटेनर है और यहां पर पिस्टन है। यहां पर क्या है, पिस्टन। पिस्टन का मतलब तो पता ही होगा, नहीं पता तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला लेक्चर जाके देख लो, जाके देखो, पहले नहीं देखा तो। यहां पर अंदर क्या है, गैस 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 गैस, अंदर गैस है। और ये क्या है, ये है मूवेबल पिस्टन, है ना, इसको मैंने फिक्स करके रखा, ये मूवेबल पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है। अब क्या हुआ ना, थोड़ी देर के बाद इसके अंदर आई हीट, इसके अंदर क्या आई, हीट आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें आइसोथर्मल स्टेट अचीव करना है, अगर हमें आइसोथर्मल स्टेट अचीव करना है तो मैं इस सिस्टम के अंदर उतनी ही हीट दूंगा जितनी हीट इस पिस्टन को उसे ऊपर ले जाना। अभी इस गैस का अंदर मकसद क्या है ना। अब ये कंटेनर है, मैं गैस हूं, समझो मैं गैस हूं और मेरे आजू बाजू कंटेनर है। मेरा मकसद क्या है कि ये जो ऊपर मेरे पिस्टन है मैं उसे ऊपर खींचूं, है ना। इस गैस का मकसद है कि वो एक्सपांड हो। अगर ये एक्सपांड होगी, अगर ये गैस एक्सपांड होगी तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अगर यहां से हीट आई, गैस एक्सपांड होना स्टार्ट हुई तो ये गैस पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी, है ना, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, ऐसा ऊपर ढकेलेगी, पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी, है कि ऊपर ढकेलेगी। अब मैं इस सिस्टम को यानी कि इस गैस को उतनी ही हीट दूंगा जितनी उसे पिस्टन को ऊपर ढकेलने में जरूरत है, उतनी ही हीट दूंगा जितनी उस गैस को पिस्टन को ऊपर ढकेलने में जरूरत है। यानी कि मैं थोड़ी थोड़ी हीट दूंगा, थोड़ी थोड़ी, वेरी लिटिल हीट, लिटिल हिट दूंगा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पिस्टन को ऊपर 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 ढकेलेगी। यानी कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है ना, बहुत स्लो है। मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत स्लोली मुझे हीट उसे देनी है। अगर मैंने एक ही साथ में बहुत सारी हीट दे दी तो क्या हो जाएगा कि हीट, कुछ हीट गैस अपने अंदर लेगी और पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी और कुछ हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, उतनी ही हीट देनी है जितनी हीट उस गैस को पिस्टन को ऊपर ढकेलने में जरूरत है। अगर मैंने उस जरूरत से ज्यादा हीट
सिस्टम को दे दी तो जो बची हुई हीट है वो उसे इंटरनल एनर्जी में बचा के रखेगा। समझ गए? तो मैंने अभी बताया, कोई भी इंसान को अगर जो जिम रैट होता है, जो मतलब जिसे बहुत बॉडी बनानी है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो उतना ही खाना खाते हैं जितनी उन्हें मसल बनाने में जरूरत है, यानी कि जितना उन्हें वर्कआउट करने में, डंबल उठाने में, एक्सरसाइज करने में जरूरत है, वो उतना ही खाना खाते हैं। हम जैसे नहीं कि 6-7 रोटी खा ली, 6-7 पराठे खा ले, बाद में दाल राइस खाया, छाछ पी, ये किया वो किया, ऐसा नहीं। वो लोग उतना ही खाना खाएंगे, एकदम लिमिटेड खाना खाते हैं, उतना ही खाना खाते हैं जितना उन्हें वर्कआउट करने में जरूरत हो। ज्यादा खाना खाते ही नहीं है, एक्स्ट्रा खाना खाते ही नहीं है। यहां पर भी सेम होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, हमें उसे उतनी ही हीट देनी है जितनी हीट उसे पिस्टन को ऊपर ले जाने में जरूरत है। एक्स्ट्रा हीट यहां पर हम देंगे ही नहीं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हीट दे दी तो वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें क्या करना है, सफिशिएंट हीट देनी है जिससे कि वो पिस्टन को ऊपर ले जा सके, बस उतना ही, बस उतना ही। तो इससे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू W, है ना। अगर मुझे इसे उल्टा देखना है कि अगर मैं बताऊं कि W इज इक्वल टू Q, यहां पर Q इज इक्वल टू W क्या बता रहा है कि जितनी भी हीट अंदर आई सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। और ये क्वेश्चन क्या बोल रही है कि जितना वर्क डन गैस ने किया उतना हीट सिस्टम ने अंदर लिया, है ना। ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और क्यू है हीट गेन बाय द सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, जितना वर्क सिस्टम ने किया उतनी हीट सिस्टम के अंदर आई। तो अभी इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले गैस ने पिस्टन को ऊपर खींचा, है ना, ऊपर ढकेला। पहले क्या किया, गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला। अगर गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला यानी कि उसकी एनर्जी खर्च हुई, है ना। इनिशियली क्या किया, इस गैस ने पिस्टन को क्या किया, ऊपर ढकेला, है ना। इस गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला, उसकी कुछ तो इंटरनल एनर्जी है। इनिशियली इंटरनल एनर्जी गैस के पास थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी गैस के पास है। उसी इंटरनल एनर्जी को यूज करके गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला, और जैसे ही गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला तो कुछ तो वर्क डन हुआ, और उस वर्क डन की वजह से इंटरनल एनर्जी जितनी भी उसके पास थी वो खर्च हो गई। इंटरनल एनर्जी खर्च हो गई यानी कि जीरो हो गई, और जीरो होने के बाद सिंस उसने पिस्टन को ऊपर ढकेला है तो उसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, तो सिस्टम अभी बाहर से हीट लेगी। मैं वापस बता देता हूं, इनिशियली, है ना, ये अलग केस है, ये मैंने क्या बताया, जब Q इज इक्वल टू W हो। अब जब मैं इक्वेशन की बात करूं तो अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो RHS भी इज इक्वल टू LHS है ना, तभी तो इक्वालिटी साइन आएगी। अगर Q इज इक्वल टू W है तो W इज इक्वल टू भी Q होना चाहिए। तो मैं सिर्फ लॉजिक वाली बात आपको बता रहा हूं कि W इज इक्वल टू Q क्या बता रहा है कि जितना वर्क सिस्टम ने किया उतनी ही हीट सिस्टम ने अंदर खींची, जितना वर्क सिस्टम ने किया उतनी ही हीट सिस्टम ने अंदर खींची। यानी कि जैसे ही इनिशियली थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी सिस्टम के पास थी, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी पहले से ही थी सिस्टम के पास, उसी इंटरनल एनर्जी को यूज करके गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला, और जैसे ही गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला तो वर्क डन हुआ, और सारी की सारी इंटरनल एनर्जी इस वर्क डन करने में खर्च हो गई। और जैसे ही वर्क डन हुआ सारी की सारी एनर्जी खत्म, तो अभी गैस को एनर्जी लेने के लिए अब इस सिस्टम को एनर्जी लेनी होगी। कहां से तो लेगी एनर्जी, अब कोई भी गैस है उसके अंदर एनर्जी तो होनी चाहिए। अब इस गैस की अगर सारी एनर्जी खत्म हो गई है तो सराउंडिंग से कुछ एनर्जी यानी कि कुछ हीट अपने अंदर लेगी, और कितनी हीट लेगी, जितना वर्क डन हुआ उतनी ही हीट लेगी, जितना वर्क डन हुआ उतनी ही हीट सराउंडिंग से सिस्टम अपने अंदर खींचेगी। यानी कि यहां से हीट अंदर जाएगी, यानी कि हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, कितना, जितना वर्क डन बाय द सिस्टम। Work done by the system is equal to heat gained by the system, and heat gained by the system is equal to work done by the system. I hope आपको ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको बताया आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो वापस थोड़ा सा पीछे जाइए, एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे
graph in isothermal process, slope of that graph in isothermal process and work done by isothermal process। बढ़िया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इन सब कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं आपको, और कहां पर और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना इनफ है, उतना मोर देन इनफ है। सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं उतना देखो और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो कि आगे कैसे होगा वो होगा, सब छोड़ो, दिमाग से डिलीट कर दो। अभी जो चल रहा है, अभी नाउ, नाउ में जियो, समझ गए? चलो मैं इसे रफ करता हूं, नोट कर लो। चलो अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। चारों प्रोसेस क्या, मैंने पहले ही बताया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस टोटल 4 होते हैं और चारों के चारों प्रोसेस के अलग अलग ग्राफ होते हैं और उन ग्राफ को आपको याद रखना है क्योंकि ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कराऊंगा, आपको पता चलेगा। एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पर होगा, उसमें कितने ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं आपको खुद पता चल जाएगा। तो हर एक चीज जो मैं यहां पर बता रहा हूं नोट कर लो, ध्यान से सुनो। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है कि नहीं? यस सर, होता है। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V यानी कि P जितना बढ़ेगा उतना V कम होगा। यानी कि P बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा, रुको मैं वापस अच्छे से बना देता हूं। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। यानी कि यहां पर ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। यहां पर ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा, समझ गए? ग्राफ यहां पर ऐसे होगा, पीवी ग्राफ। इसे क्या बोलते हैं? पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ, यहां पर पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत सारे और क्वेश्चन आएंगे, इसको और मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना? अगले लेक्चर्स में इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रख दो, समझ गए? अब बात करते हैं स्लोप की, है ना? आपने मैथ में देखा ही होगा, किसी भी ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप को तो पहले निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स है कि नहीं? अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम लोग क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है। इतनी चीज तो पता होगी ना? तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लेंगे, इस वाली PV इज इक्वल टू K यानी कि कांस्टेंट। अब इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करो, है ना? इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करो। तो PV को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले V को कांस्टेंट रख के P को डिफरेंशिएट करूंगा और बाद में V को डिफरेंशिएट करूंगा और P को कांस्टेंट रखूंगा, है ना? पहले मैंने क्या किया, PV को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो पहले V को कांस्टेंट रखा और P को डिफरेंशिएट किया, बाद में P को कांस्टेंट रख के V को डिफरेंशिएट किया। जो हम लोग UV रूल यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा है तो मैंने इसी चैनल में पढ़ा के रखा हुआ है, जाकर देख लो। UV रूल जैसा ही है, तो पहले हमें V को कांस्टेंट रख के P को डिफरेंशिएट करना है, बाद में P को कांस्टेंट रख के V को डिफरेंशिएट करना है और K का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। K का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। यानी कि यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से हमें सर ये पता चल रहा है कि dP इंटू V इज इक्वल टू माइनस dV इंटू P। यानी अगर मैं dP अपॉन dV की बात करूं तो ये आ जाएगा माइनस P अपॉन V और यही है हमारा स्लोप, है ना? dP ये क्या है? यहां पर y एक्सिस पे क्या है? P, x एक्सिस पे है V, यानी कि dy बाई dx यानी कि dP बाई dV क्या होगा? माइनस P अपॉन V। और ये बहुत पूछते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं
और आगे भी आएंगे, जेई मेंस और एमएसटी, सीईटी, नीट सब में भर भर के आएंगे ये स्लोप के क्वेश्चन। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे इग्नोर करके चले जाते हैं कि स्लोप है क्या ही करना है इस पे, लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मार्क माय वर्ड्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। नोट कर लो, ये स्लोप है किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस के पीवी ग्राफ का स्लोप है माइनस पी बाई वी, याद रखना, समझ गए। इस पे और क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात कर दूं, नहीं इसको मैं न्यूमेरिकल्स वाले उसमें ही कवर करूंगा, इसे याद रखना, जब न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आएगा मैं इसे वापस कवर करने वाला हूं, समझ गए। चलो इसे नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। अब पढ़ेंगे वर्क डन, अब पढ़ेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है कि नहीं, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और और एडियाबैटिक, ये चारों प्रोसेस को एक ही लेक्चर में कवर कर देते हैं, एक ही लेक्चर में समझा देते हैं। लेकिन मैं अलग अलग इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब मैं मेरे टाइम पे सम सॉल्व करता था, जब मैं मेरे टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, तो मुझे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे दिखते थे तो क्लास में पढ़ा ही नहीं है, और मुझे खुद ऐसा मेहनत करके सब ऐसा देखना पड़ता था, बुक खोल के पढ़ना पड़ता था कि क्या है ये क्या नहीं है ना। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में अलग अलग प्रोसेस के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसी एक इंफॉर्मेशन नहीं है जो छूट जाए, है ना। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है कि नहीं। हम लोग वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बेसिक फॉर्मूला एकदम, पी डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, है कि नहीं, यही तो यूज करते हैं हम लोग, यही तो यूज करते हैं, है कि नहीं। फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये जो यहां पर जो गैस होगी वो क्या होगी, आइडियल गैस। हम लोग कोई भी प्रोसेस की बात करेंगे, कभी भी बात करेंगे, कैसे ही बात करेंगे, हमेशा आइडियल गैस अज्यूम करके ही बात करेंगे। अगर आइडियल गैस है तो मैंने पहले ही बता दिया, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, कि नहीं, PV इज इक्वल टू nRT, हाँ कि ना। PV इज इक्वल टू nRT वेयर n इज मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, PV के बारे में तो आपको पता है। अब क्या करेंगे यहां से, अब यहां से क्या करेंगे कि P को अकेला कर देंगे, तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT अपॉन V। तो इस इक्वेशन में वेयर वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 P dV, यहां पर P के जगह पर nRT अपॉन V डाल दो। क्यों डाल दो, देखो अभी मैं कैसा हूं कि अभी लिख सकता हूं नॉर्मली, P को ये डाल दो nRT अपॉन V वगैरह ब्ला 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 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि सर आपने यहाँ पर P के जगह पर ये क्यों डाला, P के जगह पर ऐसे ही मैं P को रहने देता, कुछ भी करके आंसर निकाल देते, बात खत्म। क्यों डाला P के जगह पर ये, है ना, क्यों डाला, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर dV है, यहां पर क्या है, dV है, और अगर यहां पर dV है तो यहां पर भी V का टर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर P dV है तो मैं P को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर। चलो अब बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। और यहां पर हमेशा हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस के बारे में। जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स में हमेशा हम लोग आइडियल गैस के बारे में ही बात करते हैं हमेशा, तो यहां पर भी आइडियल गैस के बारे में ही बात होगी। और आइडियल गैस के बारे में बात होगी तो यहां पर आएगा PV इज इक्वल टू nRT, ओके सर। और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तो पता ही है आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट तो होता ही है। और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये भी आपको पता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी आपको पता है। ये सारी चीजों की हेल्प से हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डिराइव करने वाले हैं। वर्क डन का फॉर्मूला V1 से V2 P dV। हमने P डेल्टा V यूज क्यों नहीं किया,
पी डेल्टा वी कब यूज होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो वर्क डन का वीडियो जाकर देख लो, एकदम मैंने डीपली उसमें समझाया है। पी डेल्टा वी हम लोग तभी यूज करते हैं जब पी कांस्टेंट हो। यहाँ पर पी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर टी कांस्टेंट है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब हमेशा याद रखना, इंटीग्रल साइन के अंदर अगर डी वी है तो अंदर भी वी का टर्म होना चाहिए। अगर मैं ना समझा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे से मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एकदम डीपली समझाना चाहता हूँ। हर एक चीज आपको डीपली समझनी चाहिए, एक भी चीज इस लेक्चर में ऐसी नहीं हो चाहिए कि आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर P है, V का टर्म ही नहीं है, यहाँ पर V का टर्म होना चाहिए। अगर V का टर्म नहीं है तो मैं इंडिकेट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाहर तो dV है। अगर बाहर dx है तो अंदर भी x होना चाहिए, y है तो अंदर भी y होना चाहिए, P है तो अंदर भी P होना चाहिए, अगर V है तो अंदर भी V होना चाहिए। वहां पर P है तो हमें V के टर्म को लाना पड़ेगा, P को रिप्लेस करके V का टर्म को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? इस इक्वेशन में P को लिख दो nRT अपॉन V, V को नीचे शिफ्ट कर दो, V को नीचे शिफ्ट कर दो, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। P की जगह पर ये डाल दो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 nRT अपॉन V dV बराबर। यहां पर ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, है ना, क्योंकि गैस यहां से हमारे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही होंगे। ये तो गैस कांस्टेंट है पहले से ही, और आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, यानी कि जो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन V। देखो यहां पर मैंने V का टर्म लाया, कुछ ना कुछ कम से कम एक V तो होना ही चाहिए, तब जाके मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। यहां पर अभी V है, इस वाले एक्सप्रेशन में V था ही नहीं, तो मैंने V को लाया। यहां पर देखो 1 अपॉन V। अब 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन होता है log V। हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x, इसका इंटीग्रेशन आता है log x, log बेस ex, समझ गए? log x। तो यहां पर क्या रहेगा? वर्क डन इज इक्वल टू nRT log बेस ev लिमिट V1 से V2। पहले अपर लिमिट डालो, बाद में लोअर लिमिट डालो। तो nRT log ev2 माइनस log ev1। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b होता है log a बाय b। तो यहां पर log v2 माइनस log v1 होगा log बेस e v2 बाय v1। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके और वर्जन्स है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसके और भी वर्जन्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको मॉडिफाई करके पूछते हैं एग्जाम में, जेईई में बहुत बार इसको मॉडिफाई करके पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। यहां पर इस लेक्चर में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में अगर मैं P को अलग लिखूं और V को अलग लिखूं तो P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1 के इक्वल आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। V को वहां रखो, P को यहां रखो, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो यहाँ पर V2 अपॉन V1 की जगह पर P1 अपॉन P2 लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकते हो, बिंदास लिख दो। तो nRT log E P1 अपॉन P2 बराबर बराबर है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि अगर P1 V1 इज इक्वल टू nRT है और यहाँ पर P1 V1 इज टू इस इक्वेशन को मत देखना, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को। तो P1 V1 इज टू P2 V2 है तो P2 V2 भी nRT के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सेम ही तो है, P1 V1 इज टू P2 V2। अगर P1 V1 nRT के इक्वल, यहाँ पर देखो PV इज टू nRT, अगर मैं P1 V1 को nRT के इक्वल ले लूं तो P2 V2 भी nRT के इक्वल होंगे, हम क्या ना? यस सर होंगे। तो nRT की जगह पर मैं या तो P1 V1 लिख सकता हूं या तो P2 V2 लिख सकता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 log बेस E V2 अपॉन V1 लिखो, या तो लिख दो P1 V1 log बेस E P1 अपॉन P2, या तो लिख दो P2 V2 log बेस E V2 अपॉन V1, या तो लिख दो P2 V2 log बेस E P1 अपॉन P2, है ना? ये सारे के सारे फॉर्मूलेस करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है, कोई भी आप लिख सकते हो।
जैसा न्यूमेरिकल आएगा वैसा आपको ये लिखना है, इन सब में से कोई भी एक आपको चूज करके लिखना है ना। और ऐसा मत करना कि यहाँ पर आपने P1 V2 ले लिया तो P2 V1 ले लिया। अगर आप 1 की बात कर रहे हो तो P1 V1 लिखो, 2 की बात करो तो P2 V2 लिखो, 1 2 2 1 मत करना, या तो P1 V1 या तो P2 V2। समझे? आपको सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत है, सिर्फ ये याद रखो। और ये जो नॉर्मल चीजें वो याद रखो, आप खुद से ये सब मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। मैंने क्या यहाँ पर मैंने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा, यहाँ पर क्या था P1 P2 V2, तो मैंने बोला P1 upon P2 will be equal to V2 upon V1। यहाँ पर भी सेम P1 V1 और P2 V2 सेम है, तो NRT की जगह पर मैं P1 V1 भी डाल सकता हूँ या तो P2 V2 भी डाल सकता हूँ, है ना। ये याद रखो और ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो। आगे का खुद से कर सकते हो, आगे का खुद से कर सकते हो, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको बताया है कि ये सब हो सकता है ना। याद मत रखो, ये सब याद रखो, आप ये खुद से भी कर सकते हो, है ना। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स में का मैं अलग ही वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं लेक्चर में ही न्यूमेरिकल्स कवर करूं तो कमेंट में डालो कि हमें लेक्चर के अंदर ही न्यूमेरिकल्स पढ़ा दो, तो मैं लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, कमेंट करिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आपको जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए मैं वो ला के दूंगा, और लेक्चर में हम लोग ऐसे इंप्रूव करते रहेंगे। आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर समझ में आया होगा। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप एक वीडियो कभी भी देख रहे हो तो आपको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आपकी एग्जाम अच्छी जाए और पढ़ते रहिए एग्जाम के लिए, जरा भी यहाँ वहाँ ध्यान मत दीजिए, यहाँ वहाँ भटकिए मत, पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, पढ़ते रहिए, टेक केयर।